वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो एसोसिएशन। आज बहुत दिनों बाद हम लोग एक अपने नए टॉपिक के लिए आए हुए हैं जिसका नाम है रिटेनिंग वॉल। रिटेनिंग वॉल जो टॉपिक है ये आप लोगों ने आरसीसी में पढ़ा होगा या पढ़ेंगे। तो रिटेनिंग वॉल का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को उस वॉल के पीछे रिटेन किया जा सके। रिटेनिंग वॉल का मेन पर्पज़ ये होता है कि जो भी लैंड स्लाइडिंग हो रही है वो ना हो। तो ये या तो लैंड के जहाँ पर मिट्टी होती है डिफरेंट लेवल्स पर वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, या तो फिर पानी हो पीछे की ओर तो प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर हम यहाँ पर रिटेनिंग वॉल के कुछ टेक्निकल टर्म्स की बात करें तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो रिटेनिंग वॉल का अगर आप न्यूमेरिकल देखेंगे तो काफ़ी बड़ी डिज़ाइनिंग होती है। तो बहुत बार क्या होता है कि हम लोग जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होता है या प्री एग्ज़ाम होता है उसके लिए हम रिटेनिंग वॉल को इग्नोर कर देते हैं, बट डिज़ाइनिंग तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ही है। मैं पूरी डिज़ाइनिंग आपको एक वन बाय वन स्टेप वाइज समझाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको इस लेक्चर के लास्ट में कुछ की पॉइंट्स लिखा दूंगा। उन की पॉइंट से बाहर कोई भी पेपर में क्वेश्चन नहीं आया है अभी तक, ना आएगा। ठीक है, तो वो की पॉइंट्स आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो रिटेनिंग वॉल चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन अगर मैं बताऊं, रिटेनिंग वॉल का मतलब ये होता है, रिटेनिंग वॉल इज प्रोवाइडेड टू रिटेन अर्थ at angle steeper than एंगल ऑफ रिपोज। अब यहाँ पर एंगल ऑफ रिपोज एक नया वर्ड आपको सुनने को मिल रहा है। ये एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है कि अगर हम एक पाइप से फ्री फॉल कराएं मिट्टी को, एक पाइप से हम मिट्टी को फ्री फॉल कराएं, सूखी मिट्टी को, तो क्या होगा कि मिट्टी ऐसे की ओर ट्रायंगल बनना स्टार्ट होगा, और जब वो मिट्टी लगातार गिरती जाएगी तो ट्रायंगल ऐसे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, फिर एक समय बाद वो ट्रायंगल फिर ऐसे गिर जाएगा, फिर बढ़ता जाएगा फिर गिरेगा। तो वो मैक्सिमम एंगल तो क्या होगा कि आप ध्यान से देखिएगा कि जैसे मिट्टी यहाँ तक है, फिर मिट्टी गिरती गई तो एंगल क्या होगा, ये एंगल जो है ये बढ़ता जाएगा, फिर एक समय बाद फिर गिरेगा तो एंगल फिर घटेगा। तो वो मिनिमम एंगल जिस पर मिट्टी बिना किसी सपोर्ट के स्टेबल रहती है, दैट इज एंगल कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। मतलब बिना गिरे मिट्टी जितने एंगल तक स्टेबल रह सकती है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। तो अगर मैं एक फिगर की टाइप आपको समझाऊं तो मान लीजिए ये दो ग्राउंड लेवल हैं, ठीक है, ये भी ग्राउंड है और यहां पर भी ग्राउंड लेवल है, ठीक है। इन दोनों ग्राउंड लेवल के बीच में मुझे अगर रिटेनिंग वॉल डिज़ाइन करना हो तो बहुत सारे लोगों का ये कहना होगा कि यहाँ पर हम ऐसे रिटेनिंग वॉल डिज़ाइन कर देंगे, है ना। यहाँ पर बिल्कुल सही है, डिज़ाइन कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर दो चीज़ें आएंगी। ये एंगल है मान लीजिए बीटा, ठीक है, और दूसरा यहाँ पर, और मान लीजिए ये एंगल जो है आपका दैट इज फाई। तो फाई जो एंगल है हम इसको बोल सकते हैं एंगल ऑफ रिपोज। फाई को हम मानेंगे एंगल ऑफ रिपोज। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ज़्यादा है तभी हम रिटेनिंग वॉल डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि बीटा ज़्यादा है तो अनस्टेबल है, इसी की वजह से हम डिज़ाइन करेंगे। अब हम यहाँ पर अगर ये पूरा डिज़ाइन कर देते हैं तो सही है, ठीक है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं अगर 4 मीटर से, आपने बुक में पढ़ा होगा ना कभी कभी 4 मीटर तक हम हाइट तक ही रिटेनिंग वॉल डिज़ाइन करते हैं, बट ऐसा नहीं है। 4 मीटर से कम के लिए भी
रिटेनिंग वॉल बिल्कुल पॉसिबल है। तो देखिए ध्यान से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इतनी ऊंची रिटेनिंग वॉल ना डिज़ाइन करते हुए हम रिटेनिंग वॉल की हाइट कुछ इतनी कर देंगे, ठीक है। अब देखिए कितनी करेंगे, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि यहां से बनने वाला एंगल, ये एंगल जो है थीटा, इस पर डिपेंड करेगा। और ये कैसे होगा, देखिए ध्यान से, अगर बीटा इज ग्रेटर देन फाई, बीटा अगर ज्यादा हुआ फाई से, और फाई क्या है, एंगल ऑफ रिपोज, मैंने बोला कि एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा अगर एंगल होता है तो सॉइल अनस्टेबल होती है, तो ये कंडीशन होगी अनस्टेबल कंडीशन। और अगर थीटा जो है हमारा फाई से कम है या फाई ज़्यादा है थीटा से, तो ये कंडीशन है स्टेबल कंडीशन, और यही तो हमें चाहिए थी। तो ये जो कंडीशन है ना, जो ये मैंने फिगर बनाया, थीटा एक एंगल पर हमने यहाँ पर हाइट डिज़ाइन की, यहाँ पर ये एंगल थीटा है, ऐसा एंगल थीटा है जो स्टेबल है, ये कहलाती है इकोनॉमिकल कंडीशन। ये इकोनॉमिकल कंडीशन है किसी भी रिटेनिंग वॉल को डिज़ाइन करने की। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, अगर हम हाइट ज़्यादा करके डिज़ाइन कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा काम। लेकिन आप खुद सोच कर देखिए, जनरली जो रिटेनिंग वॉल होती है हमारी, वो हाईवेज के किनारे या फिर रेलवेज के किनारे किनारे ऐसे डिज़ाइन की जाती है। और अगर हम 1 मीटर भी लेंथ बढ़ाते हैं और 250-300 किलोमीटर या 100 किलोमीटर भी हमारी रिटेनिंग वॉल बढ़ती है हाइट 1 मीटर, तो उसका कॉस्ट कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो इसी का यही एक मेन रीज़न है कि हम बहुत ज़्यादा डिफरेंस हाइट में अगर हम कम कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। सो बहुत सारी जगहों पर पूरी हाइट भी प्रोवाइड की जाती है जहाँ पर कम स्मॉल लेंथ हमें करना हो, ठीक है, तो वहाँ पर हम कर सकते हैं, बिल्कुल उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं तो है हमारे पास टाइप्स ऑफ रिटेनिंग वॉल। टाइप्स ऑफ रिटेनिंग वॉल की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमारे पास होता है ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल, या फिर हम इसे ग्रेविटी टाइप भी बोल सकते हैं। नाम से ही आपको काफ़ी कुछ क्लियर होगा। ग्रेविटी मतलब सेल्फ वेट जो होता है इसका काउंटर करता है पूरे वॉल को। काफ़ी बड़ा सा मैंने बनाया इसीलिए इसे, ये कुछ इस टाइप का रिटेनिंग वॉल होता है। और यहाँ पर है एक ग्राउंड लेवल और एक मान लीजिए यहाँ पर है ग्राउंड लेवल। तो इन दोनों ग्राउंड लेवल का जो डिफरेंस है, तो क्या होगा, यहाँ से जो सॉइल है वो एक्टिव अर्थ प्रेशर आप पे लगाएगी, ठीक है, सॉइल एक्टिव अर्थ प्रेशर लगाएगी। और यहाँ पर जो सेल्फ वेट ऑफ दिस बॉडी है, ये W, ये नीचे की ओर लगाएगा। तो देखिए PA जो है ये एंटी क्लॉकवाइज है और जो W है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखिए ध्यान से, PA एंटी क्लॉकवाइज, इधर से इधर की ओर मूव कराने की कोशिश कर रहा, तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लगाएगा। और W जो है नीचे की ओर है, मतलब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको मूवमेंट कराएगा। तो उसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को काउंटर करेंगे, तो इसकी वजह से ये मूव नहीं करेगा। ग्रेविटी का मतलब सीधा यही है कि जो अपने सेल्फ वेट से इस पूरे जो पैसिव अर्थ प्रेशर आ रहा है इसको काउंटर करेगा, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी टाइप रिटेनिंग वॉल। नेक्स्ट इज, हाँ ये हमने अभी देख लिया, तो ये हो गया हमारे पास ग्रेविटी टाइप रिटेनिंग वॉल। इसके बाद हमारे पास है कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल, है ना। सो कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल बहुत ही इंटरेस्टिंग रिटेनिंग वॉल है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिटेनिंग वॉल है। तो अगर हम इसे फिगर के थ्रू समझें तो ये कुछ इस तरह से होती है।
ठीक है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होती है, कुछ इस टाइप, है ना। यहाँ पर एक ग्राउंड लेवल है और दूसरा ग्राउंड लेवल यहाँ पर, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल हो गए। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये बहुत हैवी नहीं होती है, तो क्या होता है यहाँ पर तीन चीज़ें होती हैं। ये जो पोर्शन है ये कहलाता है स्टेम, ये कहलाता है हील स्लैब, और ये कहलाता है टो स्लैब, ठीक है। टो स्लैब, हील स्लैब और स्टेम, ठीक है, ये तीन चीज़ें कहलाती हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, जब हमारे यहाँ पर क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है पैसिव अर्थ प्रेशर लगेगा। तो क्या होगा, ये एक पैसिव अर्थ प्रेशर तो लगेगा ही, उसके साथ साथ यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो पूरा एरिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये पूरा एरिया, यहाँ पर क्या हो रहा है, मिट्टी है, और मिट्टी पूरी तरीके से ये जो हील स्लैब है इसके ऊपर रखी हुई है, मतलब यहाँ पर मिट्टी का काउंटर वेट भी लग रहा है W। यही काउंटर वेट इस पैसिव अर्थ प्रेशर को काउंटर करेगा, है ना। तो मतलब यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं, ये सबसे ब्यूटीफुल वॉल इसलिए भी कहलाती है क्योंकि इसमें डिस्टर्बिंग एलिमेंट भी सॉइल है और रिटेनिंग एलिमेंट भी सॉइल है, ठीक है। तो स्टेबल जो होता है वो भी सॉइल करता है और डिस्टर्ब भी सॉइल करता है, इसकी वजह से ये स्टेबल रहता है। इसमें हम बहुत कुछ और भी डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली होता है कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। नेक्स्ट इज हमारे पास होता है, थर्ड इज काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल, ठीक है। तो ये होता है काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल। काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल का ये फिगर होता है, देखिए यहाँ ध्यान से आप देख रहे होंगे, ये फिगर है और ये कुछ स्ट्रक्चर्स है, इन्हीं को, ये जो निकले होते हैं इन्हें ही हम बोलते हैं काउंटर फोर्ट, ठीक है। यही जो होते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं काउंटर फोर्ट, ये जो बाहर निकले होते हैं ये काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल होते हैं। इनकी ज़रूरत तब पड़ती है जब हमें बहुत ज़्यादा हाइट पर रिटेनिंग वॉल देनी हो, बहुत ज़्यादा लंबी रिटेनिंग वॉल देनी हो, हाइटेड रिटेनिंग वॉल देनी हो, तब हमें काउंटर फोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल। नेक्स्ट होता है हमारे पास बटरस रिटेनिंग वॉल, यहीं पर मैं बता देता हूं आपको। बटरस रिटेनिंग वॉल, बटरस रिटेनिंग वॉल में ये जो काउंटर फोर्ट पीछे साइड होता है ना, ये आगे की ओर दिया जाता है। देखिए क्या होता है कि अगर हम इसको आगे दे देंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये जो स्पेस है, खाली स्पेस, ये आगे की ओर रहेगा, तो उसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा जगह वो खाएगा। और दूसरा यहाँ पर ये सामने से देखने में अच्छा भी नहीं लगा, इधर से अगर आप देखते हो तो ये बिल्कुल प्लेन वॉल है, तो यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं। लेकिन बटरस में क्या होता है, ये फ्रंट साइड होता है, मतलब ये जो काउंटर फोर्ट्स हैं ये फ्रंट साइड होते हैं, इधर से इसको देखते हैं तो ये बटरस कहलाता है। ये क्यों यूज होता है, दो ही कंडीशन है, या तो इसके पीछे पानी हो, तो पानी की तरफ तो हम ये काउंटर फोर्ट नहीं रख सकते ना, क्योंकि पानी बार बार उससे टकराएगा तो वहां पर एरोजन होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, या फिर वहां पर भंवर जो बन जाती है उसकी संभावना है। और दूसरा, अगर हमारे पास, और दूसरी, या तो पीछे की ओर हमारे पास जगह ना हो तो हम मिट्टी खोद के वहां पर ये बना ना सके, इसलिए हम इधर साइड बना देते हैं, तो ये कहलाता है बटरस, ठीक है। बटरस और काउंटर फोर्ट बस सेम ही होता है, बस काउंटर फोर्ट में ये जो काउंटर फोर्ट ये जो वॉल्स हैं ये पीछे साइड होती हैं, बटरस में आगे साइड होती हैं, सिंपल। अब हम कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल की वर्किंग पढ़ेंगे, ठीक है। ये है हमारे पास एक सिंपल सी कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल, ठीक है। इसका जो ग्राउंड लेवल है ये यहां पर है और दूसरा ग्राउंड लेवल कहीं यहां पर है, ठीक है। पहला ग्राउंड लेवल, ठीक। अब ये ग्राउंड लेवल है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास ये जो पूरा वेट है ये पूरा यहां से होकर आएगा,
ठीक है, हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये पूरा वेट आता है। इसको मैं डॉटेड लाइन बना देता हूँ ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर कितने वेट लगेंगे। एक तो पहले स्टेम का वेट लगेगा, दैट इज W1, ठीक है। दूसरा, ये जो हमारे पास टो स्लैब है उसका वेट नीचे की ओर लगेगा, दैट इज कॉल्ड W2। यहाँ पर जो हील स्लैब है इसका लगेगा, दैट इज कॉल्ड W3। और यहाँ पर जो ये सॉइल है इसका लगेगा, दैट इज कॉल्ड W4। तो इन सब का मिला के एक कंबाइंड लोड लगेगा नीचे की ओर, दैट इज कॉल्ड W, ठीक है। जो रिजल्टेंट हुआ इसका W हम मान लेते हैं, कैपिटल W। ये लोड पूरा नीचे की ओर लग रहा है। अब देखिए, पैसिव अर्थ प्रेशर एंटी क्लॉकवाइज और ये जो W लग रहा है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगेगा, तो ये एक दूसरे को काउंटर कर देंगे। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें बनाना पड़ेगा अपना एक रिटेनिंग वॉल का ये पूरा। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा यहाँ पर। तो ये हुआ है ना। उसके लिए मैं थोड़ा सा, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मैं अपने को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, है ना, या फिर मैं ऊपर कर लेता हूँ खुद को, अभी ज़्यादा क्लियर होगा, है ना। चलिए, तो ध्यान से देखिए, ये तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए ध्यान से, ये अर्थ प्रेशर लग रहा है। अर्थ प्रेशर पूरा लग रहा है लगातार। तो अर्थ प्रेशर जब यहाँ पर लग रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है, पूरी जो बॉडी है हमारी, जो पूरा इधर से पैसिव अर्थ प्रेशर लग रहा है, इसका रिजल्टेंट कहीं पर बीच में होगा। यहाँ पर मैं ऐसा बना लेता हूँ, ये मान लीजिए रिजल्टेंट है PA, ठीक। पूरी हाइट है H, यहाँ से यहाँ तक की पूरी हाइट है H, और रिजल्टेंट की हाइट है H/3, ठीक है। रिजल्टेंट की हाइट है H/3, PA जो फोर्स लगे। अब ये दो तरह से इसे मूव कराने की कोशिश करेगा, एक तो स्लाइडिंग करेगा या फिर इसे खिसकाने की कोशिश करेगा, और दूसरा इसे पूरा मूव कराने की कोशिश करेगा एक जगह से दूसरी जगह। एक या तो खिसकाने की कोशिश करेगा और एक क्या करेगा, इसे टो के रिस्पेक्ट में ऐसे उठाने की कोशिश करेगा। मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये इसको ऐसे है, या तो उसको खिसका देगा या तो ऐसे मूव कराने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इन दोनों को काउंटर करने के लिए हमारे पास दो चीजें होंगी। और देखिए यहां पर क्या होता है, मान लीजिए आप कहीं पर खड़े हो, आपका दोस्त आपको खींचने की कोशिश कर रहा है, आप अगर जमीन में या मिट्टी में या बालू में अपने पैर को गड़ा दोगे, हल्का सा धंसा दोगे, तो आपका जो फ्रिक्शन वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके लिए यहाँ पर हम एक चीज़ और डिज़ाइन करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड शीयर की, ठीक है। हम यहाँ पर डिज़ाइन करते हैं शीयर की। शीयर की क्या होती है, शीयर की एक ऐसा ही एक इस टाइप का एक ऐसा होता है जो जमीन के अंदर धंसा होता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन बढ़ जाता है, ठीक है। शीयर की इसी को हम बोलते हैं। अब देखिए ऊपर से आ रहा है लोड, इधर से हमारे पास आ रहा है ये, तो इसकी वजह से क्या होगा कि रोटेशन होगा, या तो रोटेशन होगा या तो स्लाइडिंग होगी। स्लाइडिंग को काउंटर करेगा फ्रिक्शन और रोटेशन को काउंटर करेगा उसका सेल्फ वेट, ठीक है। अब अगर फ्रिक्शन पर्याप्त ना हो, इसको इधर खिसकाने, तो अपोजिट साइड में क्या होगा, यहीं पर तो फ्रिक्शन लगेगा, यहाँ पर फ्रिक्शन लगेगा।
अगर फ्रिक्शन बराबर ना हो तो हम शियर की प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो शियर की हम प्रोवाइड कर देते हैं। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो नीचे होगा ये होगा के ए गामा एस एच, ठीक है। सिमिलरली ये टो स्लैब साइड क्या होगा, टो स्लैब साइड क्या होगा, कुछ इस टाइप में। कहाँ तक हम प्रोवाइड करेंगे, ध्यान समझिएगा, ये जो शियर की है इसके यहाँ से लेकर ये एक एंगल हम लेंगे, दैट एंगल इज कॉल्ड फाई, एंगल ऑफ रिपोज। ध्यान से रखिए, अगर ये खिसकेगा तो ये अपने साथ साथ ये पूरी मिट्टी को लेकर खिसकाएगा। तो यहाँ तक के लिए हम ये पूरा डिजाइन करते हैं, ठीक है। ये हो गया नीचे की ओर। अब यहाँ से ये फोर्स लग रहा है इधर की ओर, ये फोर्स इधर की ओर लग रहा है। मान लीजिए ये पूरी हाइट जो है ये है एच डैश, एच डैश। तो ये जो बेस होगा इसका ये कहलाएगा के ए गामा एस एच डैश, ठीक है, क्योंकि हाइट है एच डैश, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास। अब जब ये नीचे की ओर लगेगा तो शियर की इज जनरली प्रोवाइडेड बिलो द स्टेम, हम स्टेम के बिल्कुल नीचे प्रोवाइड करते हैं शियर की। उसका सिंपल सा रीज़न यही है कि शियर की जब हम ऊपर से स्टील प्रोवाइड करते हैं तो प्रॉपर इनकरेजमेंट मिल पाए स्टील को, है ना। तो ये कहलाता है। अब देखिए ध्यान से, जो ये पहला तो एक हो गया फ्रिक्शन, दूसरा हो गया जो रोटेशन प्रोवाइड करेगा। तो रोटेशन के लिए नीचे से लगेगा लोड, ऊपर की ओर मिट्टी का लोड, उसको काउंटर कर रहा है वेट, उसका सॉइल का जो वेट है वो उसको काउंटर कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए ध्यान से, बेंडिंग मोमेंट जब स्टेम पे आएगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ होगा, सोच के बताइए। स्टेम ये है, दैट इज कॉल्ड स्टेम। स्टेम में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ आएगा, ऑब्वियस सी बात है जंक्शन पर, जंक्शन पर नीचे की ओर। इसी की वजह से आप देख रहे होंगे स्टेम के नीचे साइड जो है हमने विड्थ ज़्यादा प्रोवाइड की है, ओके। सो बेंडिंग मोमेंट इन स्टेम is the maximum at the bottom of the bottom, so the thickness will be provided more for the bottom। हाँ, ये जो थिकनेस का कॉन्सेप्ट है, नीचे मोटा और ऊपर पतला, ये लंबी वॉल्स के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर छोटी वॉल्स हम बना रहे हैं तो हम सेम थिकनेस का प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, उससे हमारा ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब ये स्लैब आ रहा है। अब देखिए ध्यान से, एक मैं आपको फिगर बना के समझाता हूँ। जब इसमें ये सारे काम हो रहे होंगे, लोड्स लग रहे होंगे, तो ये थोड़ा सा बेंड होगा। कैसे बेंड होगा, ध्यान समझिएगा, ये कुछ ऐसे बेंड होगा, ये ऐसे इधर की ओर बेंड होगा, क्योंकि इधर से एक्टिव अर्थ प्रेशर लग रहा है। जो टो स्लैब है आपकी ये वाली, ये कुछ ऐसे ऊपर की ओर उठेगी। ये ऊपर की ओर उठेगी क्योंकि नीचे से फोर्स लग रहा है, और ये नीचे की ओर झुकने की कोशिश करेगी। कैसे, कुछ इस टाइप में, है ना, नीचे की। अब ध्यान समझिएगा, जब ये स्टेम ऐसे झुकने की कोशिश करेगा, ऐसे झुकने की कोशिश करेगा, तो टेंशन किधर साइड आएगा, तो टेंशन किधर साइड आएगा, ऑब्वियस सी बात है बैक ऑफ द पोर्शन। तो जब टेंशन उधर साइड आएगा, कंप्रेशन फ्रंट साइड आएगा, तो हम क्या करेंगे, रेनफोर्समेंट कहाँ प्रोवाइड करेंगे, टेंशन जोन में। ये हम पूरा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे और इसको नीचे शियर की तक लेके जाएंगे इनकरेजमेंट प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है।
अब देखिए यहां पर आइए, टो में आइए, टो में आइए। टो में आप क्या देख रहे हो, ऊपर की ओर उठ रहा है, ऊपर की ओर उठ रहा है, ठीक है। अर्थ प्रेशर इज कमिंग, देन द टो इज इन सैगिंग, टो जो होगा वो सैगिंग में होगा, तो रेनफोर्समेंट कहां प्रोवाइड किया जाएगा, बॉटम ऑफ द पोर्शन, बॉटम ऑफ द पोर्शन में हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। और दूसरा इसी तरीके से अगर हील स्लैब में अगर हम देखते हैं, तो हील स्लैब में क्या हो रहा है, नीचे की ओर झुक रहा है, यहाँ पर कुछ इस तरह से लोड आ रहा है, ऊपर से लोड आ रहा है, तो ऊपर की ओर बेंडिंग, जो आपका बेंडिंग हो रही है, तो क्या हो रहा है, टेंशन ऊपर की ओर आ रहा है, जिसकी वजह से हम जो स्लैब में है रेनफोर्समेंट ऊपर की ओर प्रोवाइड करेंगे। समझ में आया, रेनफोर्समेंट कहाँ कहाँ प्रोवाइड करते हैं, मेन यही साइड, ठीक, ठीक है। तो यहाँ पर हॉगिंग हो गया उसकी वजह से। तो आप एक चीज़ देख रहे हैं कि ये जो भी स्लैब्स डिज़ाइन हो रही हैं हमारी, ये सारी स्लैब्स किस किस उसमें डिज़ाइन हो रही हैं, ये पूरा जो डिज़ाइन हो रहा है ये कैंटिलीवर बीम की तरह डिज़ाइन हो रही है ना। तो ये थोड़ा सा फोकस रखने की चीज़ है, ठीक है। सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल के बारे में आपको लिखा देता हूँ। कैंटिलीवर नंबर 1, it become uneconomical if height of retained earth is beyond 8 meter. Second, stem, heel and toe slab bend like, डिजाइन में अभी आपने देखा कैंटिलीवर, ठीक है। थर्ड, thickness of any slab should not be less than 150 mm, ठीक है। Now the fourth point is stem is generally tapered with maximum thickness at bottom। आपने देखा कि जो स्टेम होता है वो मैक्सिमम थिकनेस जो होती है उसकी बॉटम में होती है, ठीक है। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज main reinforcement of stem is provided on back face। जो मेन रेनफोर्समेंट होता है वो बैक फेस ऑफ स्टेम में प्रोवाइड किया जाता है। नाउ द सिक्स्थ पॉइंट इज मेन रेनफोर्समेंट ऑफ हील एंड toe slab are at top and bottom
of stem respectively। आपने देखा कि हील और टो में, जो टो स्लैब में है, तो हील स्लैब में टॉप साइड में प्रोवाइड की गई है रेनफोर्समेंट और टो स्लैब में बॉटम साइड में प्रोवाइड की गई है। ठीक है। सेवेंथ इज critical section for heel and toe slab are at back and front face of stem respectively। है ना, कि क्रिटिकल सेक्शन जो हील और टो स्लैब का है वो फ्रंट और बैक फेस ऑफ द स्टेम में होगा। ठीक है। क्रिटिकल सेक्शन फॉर द हील एंड टो स्लैब आर एट द बैक एंड द फ्रंट फेस ऑफ द स्टेम respectively। 8th point is critical section for bending of stem is at the junction of base slab and stem। स्टेम और जब बेस स्लैब होता है उसके बीच में जो क्रिटिकल सेक्शन होता है बेंडिंग, वहाँ पर सब मैक्सिमम होती है। इसी की वजह से वो जो पोर्शन है ना स्टेम का, वो सबसे मोटा बनाया जाता है। देन एक्टिव अर्थ प्रेशर प्रोड्यूस्ड disturbing force and disturbing movement for sliding and overturning respectively। ठीक है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखने हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड मैक्सिमम टाइम में एग्जाम में इन्हीं 9 पॉइंट से रिलेटेड पूछा गया, और जो मैंने डिजाइनिंग टाइम में आपको बीच बीच में कुछ कुछ टॉपिक्स बताए। ओके, सो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे पढ़ाऊंगा। 3 या 4 लेक्चर कम से कम लगेंगे इसको पूरा खत्म होने में। सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।